नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। आज रणभूमि में जिस मुद्दे की बात होगी उसका शब्द है साइड इफेक्ट। जी हां, बात होगी बड़ौदा उपचुनाव के साइड इफेक्ट की, जो दिखने भी लगा है। दरअसल बीजेपी के हार से पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, जेजेपी में हलचल मच गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई? इस हार का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी लेगा कौन? मगर सीएम ने संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को जेजेपी का साथ मिलता तो चुनाव में उनकी ही जीत होती। लेकिन डिप्टी सीएम इस हार पर अभी चुप हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के इस जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, कहीं ये हार गठबंधन में तकरार न बना दे? क्या गठबंधन सरकार से हरियाणा की जनता नाखुश है? अब आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा का हाथ कांग्रेस के साथ होगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले साइड इफेक्ट वाली रिपोर्ट देखिएगा। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की हार से अब पार्टी में मचा हाहाकार। सीएम का आभार पर बयान। पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। डिप्टी सीएम ने हार पर साधी चुप्पी। पूछना किस चीज पे? बड़ौदा पे पूछना। अरे आज मैं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बता दूंगा, रुक तो जाओ। बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की हार हुई तो अब हाहाकार मचा हुआ है। वजह साफ थी कि बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में काम किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब हार की वजह को तलाशा जा रहा है। सीएम ने अब धीरे से इशारा जेजेपी की तरफ कर दिया है कि उनका वोट बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिला। अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए। सवाल जेजेपी के वोट पर उठ रहे हैं तो डिप्टी सीएम हार पर चुप्पी साधे हुए हैं। पूछना किस चीज पे? बड़ौदा पे पूछना। अरे आज मैं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बता दूंगा, रुक तो जाओ। दूसरी ओर इस जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। हरियाणा के गठबंधन की नैतिक हार हो चुकी है। बड़ौदा में बीजेपी की हार हो गई है। इससे साफ है कि गठबंधन सरकार से जनता खुश नहीं है। अब सवाल यह है कि हार कहीं गठबंधन में तकरार न कर दे, जिसके संकेत मिलने भी लगे हैं। सवाल यह भी है, क्या इस हार से गठबंधन सरकार कोई सबक लेगी? चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ सोनीपत से राजेश खत्री, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि इस हार की जिम्मेदारी लेगा कौन, और जो सीएम साहब ने इशारा किया वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रमनीक मान रहेंगे, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बाग सिंह दमदमा रहेंगे, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। रमेश बामल रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ेंगे बामल साहब उनको भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले जेजेपी से होगा, लेकिन उससे पहले रमनीक मान साहब से मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक छोटा सा सवाल लूंगा बस। रमनीक मान साहब, आज चेहरा बुझा हुआ, मूंछों पे ताव नहीं, और आपको देखकर तो एक गाना याद आ रहा है मुझे। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पर आते ही ऐसी तैसी हो जाएगी। सर, क्योंकि आप गाने बहुत गाते हैं। पहले तो अगर आपको ज्ञात ना हो तो मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश, आपको ज्ञात ना हो तो मेरे कॉलेज के दिनों से मेरी मूछें ऐसी रही हैं। हाँ। मूछों में ताव कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। नहीं, मैं तो चाहता हूं सर बना रहे। नीची होने वाली बात नहीं है। हाँ। जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना, एक आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। नहीं, आप सर गाना गाते आज। सर कुछ गुनगुना दीजिए सर, प्लीज प्लीज गुनगुना दीजिए सर, बीजेपी की हार पर आज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वो भी करूंगा जयप्रकाश।
वो धन्यवाद, आपकी रिक्वेस्ट में पक्का मानूंगा। जरा मैं आपकी बात का उत्तर पहले दे दूं। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए जिस प्रकार से इसका एक एनालिसिस करके एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा में हाहाकार, करारी हार, ये देखिए पिछली बार के बनिस्पत इस बार वोट शेयर 10% बढ़ा है। पिछली बार के बनिस्पत इस बार 13,000 वोट अधिक पड़े हैं। ये बात स्वीकारने योग्य है कि चुनाव में सर रमनीक मान जी, अभी आपको मैं मौका दूंगा चर्चा में, लेकिन सर प्लीज आपसे मैं चाहता हूं आप गुनगुना दीजिए सर, क्योंकि आपको बहुत से लाखों लोग आप रोज आपको जब डिबेट में देखते होंगे तो वो देखते हैं कि रमनीक मान साहब जब चर्चा में आते हैं तो गुनगुनाते हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए सर बीजेपी के हार पे, फिर मैं चर्चा के लिए जेजेपी सबसे पहले रिएक्शन लूंगा, फिर आपसे अपनी बात रखिएगा सर। चलिए, मैं तो एक बात मेरे को बहुत पसंद आती है, हमेशा मैं उसको कहता हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, भाजपा आई कुछ और निखर। चलिए सर, कुछ तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, तो दो एमपीओ की पार्टी आज प्रचंड बहुमत में है केंद्र में, और 4 विधायकों की पार्टी आज दूसरी बार सत्ता हसीना हरियाणा में, तो ऐसा कोई विषय है नहीं सर, वो मैंने इसलिए गुनगुनाया सर, मैं चाह रहा था सर, आप थोड़ा सा 40 थी, आज भी हमारी 40 है, आपने थोड़ा कुछ गाया ना सर, हमारी भी सर आपने थोड़ा कुछ गाया ना, उससे मन हल्का हो जाता है। जब थोड़ा गम होता है तो कहते हैं कुछ गुनगुना लीजिए, गम हल्का होता है। बामल साहब, अगर आपको चर्चा में कम सवाल पूछो तो माफ कीजिएगा, आप तो एंजॉय करिए। रमेश बामल जी, मैं आपको अपनी चर्चा बीजेपी पर ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गम न कर मुस्कुराए बंदे, गम न कर मुस्कुरा। अपन तो गम करने वाले आदमी नहीं है, हमने क्या खोया भाई। अच्छा, या तो हमारी सीट होती हम खो देते तो बात थी, ये तो सीट कांग्रेस 31 से 30 हुई, 30 से चलिए सर, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं जेजेपी से। जेजेपी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, वरना जीत जाते। भाग सिंह दमदमा साहब, हरा दिया आप लोगों ने। किसने कहा ये? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। यदि आप समाज के एनालिसिस देखें तो किस प्रकार से, मेरा जहां तक है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर आज बात कर रहे हो। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि आप पूरी बात यदि सुने, जो आपको लाभ की बात लगी आप वो उठा ली। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि पूरी वोट चाहे वो कोई भी दल हो, किसी की भी नहीं कभी ट्रांसफर होती। लेकिन आप ये देखिए कि जब 2014 का चुनाव हुआ, 2014 के बाद सरकार के बाद, साथ ही जब 19 में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ लगभग 85,000 वोट पड़े थे। हालात हर चुनाव के अलग होते हैं। कांग्रेस की ये 4 बार से ये सीट रही है, और कांग्रेस की इस सीट के ऊपर पूरी तरह से गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। यदि ये कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव न लड़ते तो वोट 50,000 तक कैसे पहुंच पाते। जो वोट पड़ी थी वो 85,000 के खिलाफ पड़ी थी। आपने हमने वो 2019 के पर बात कर रहे हैं। यदि आज सुनिए, आज भाग सिंह साहब, देखिए, आप मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारी वोट बढ़ने का बता रहा हूं आपको। अगर पूरा वोट आता तो 70 से 80,000 वोट आता कम से कम बीजेपी के उम्मीदवार के खाते में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी आपने शिद्दत से मदद नहीं की ना, मुख्यमंत्री जी शिद्दत से मदद नहीं की। देखिए, कार्यकर्ताओं को क्लियर कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, आपने वो शब्द नहीं सुने कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें सभी के बारे में कहा है कि जब उनके कार्यकर्ता लगते हैं एक पार्टी के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ मेहनत करते हैं, हमारे दोनों संगठन, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बड़ौदा के अंदर पूरी निष्ठा के साथ दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा। 37,000 वोट जो थी पिछली बार, अब की बार 13,000 का इजाफा होकर 50,000 प्लस वोट में गए हैं। और जो 2019 के चुनाव में 85,000 वोट सरकार के खिलाफ आई थी, आप वो देखिए कि लगभग 70 और 71,000 वोट सरकार के खिलाफ टोटल गई है। 60,000 कांग्रेस, 5,000 दोनों दल लगा ले, और बाकी जो निर्दलीय हैं सर, जीत का अंतर तो बढ़ गया ना, जीत का कांग्रेस का मार्जिन देखा आपने, बढ़ गया। देखिए
आप जिस प्रकार से भी हेडलाइन तैयार की है, रमनीक भाई भी कह रहे थे कि बहुत करारी, किस प्रकार से जनाब 60,000 और 50,000 वोट का अंतर है, इसको आप किस तरह से बहुत बड़ी उसके अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोग समय पर अपना अपना या जो कारण रहे होंगे उसको वरिष्ठ नेता बैठकर इस बारे में चर्चा भी करेंगे। और अगर कहीं कमी हुई पहलवान तो हमारी सरकार दो लोग मिलकर लड़ रहे हैं, प्रयास करेगी। बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ रही है, अब की बार उनको 10,000 से पटकनी दिलवा दी। सर देखिए, इस प्रकार से कुछ नहीं। लोकतंत्र के अंदर यदि किसी प्रकार से लोगों का मन है, यदि बड़ौदा के जनता ने जो सही समझा, उन्होंने फैसला लिया और बड़ौदा की जनता के हम फैसले को स्वीकार भी करते हैं। चलिए स्वीकार करते हैं। मैं एक रिएक्शन रमनीक मान से फिर कांग्रेस प्रवक्ता को भी जोड़ूंगा। रमनीक मान साहब देखिए, मैं आऊंगा भगत सिंह जी, अभी मौका दूंगा। रमनीक मान साहब, आपको नहीं लगता अगर जेजेपी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ती, ठीक है, ये अब आकलन करें क्योंकि आपके सीएम साहब कह रहे हैं कि 70 से 80 हजार हमें वोट मिलते अगर जेजेपी का पूरा वोट जाता। चलिए पूरा तो नहीं जाता, उन्होंने ये भी कहा कि पूरा नहीं होता है किसी का, लेकिन सर अगर ये पूरा वोट भी नहीं जाता है, 2-4-5 हजार भी कम होते तो सर फायदा मिलता नहीं मिलता, आपके उम्मीदवार जीतते या नहीं जीतते? देखिए जयप्रकाश, मैं समझता हूं कि आज जो आपका रूप है ना, आप एक सनसनी फैलाने वाले रूप में आज मुझे दिख रहे हैं। आप सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात का संयम से उत्तर सुनिएगा, आप बीच में अक्सर रोक लेते हैं। आप कभी भी किसी भी नेता के या किसी भी व्यक्ति के बयान को आइसोलेशन में एक पार्ट को मत देखिए। जब भी आपने उनके बयान को समझना है, उसको इन टोटलिटी, इन टोटो सुनिए और उसको समझने का और एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। ये एक एनालिटिक का, एक एनालिसिस करने, एक पॉलिटिकल एनालिसिस का काम होता है। पत्रकार होने के नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा बयान सुनिए। उन्होंने कहा आगे, इसके बाद कहा कि इस बात से मैं सहमत हूं, ना तो कोई कैंडिडेट और ना ही कोई पार्टी अपना पूरा का पूरा वोट बैंक ट्रांसफर कर सकती है, ना कर पाती है, यह संभव नहीं है। तो इस जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न के अंदर ही आपके प्रश्न का उत्तर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया है कि यह संभव ही नहीं है। कल को अगर हम भी किसी का समर्थन करें तो पूरा वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि हमने एनडीए ने बिहार में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके वहां पे उभरी, और उसके बावजूद जो हमारे साथ जेडीयू हमारे सहयोगी दल हैं, हम अपना पूरा वोट शेयर उधर नहीं ट्रांसफर कर पाए। इतनी अच्छी उनकी पिछली बार के बनिस्पत परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो ये कभी भी आप किसी भी चीज को देखेंगे तो उसको इन टोटो देखिए, कभी भी एक पार्ट को आइसोलेट करके ना देखिए। और जहां तक हरियाणा का सवाल है और बड़ौदा उपचुनाव का सवाल है, यह हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि चुनाव का रिजल्ट जो है वो सिरमाते हैं, जनता जनार्दन का निर्णय हमारे सिरमाते है। परंतु सच्चाई ये है कि हमने 10% वोट शेयर एक्स्ट्रा लिया। आप बहुत चैनलों में जाते होंगे, 13,000 आप हमारा डिबेट भी करते होंगे। सर मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं, हालांकि कोई भी एंकर अपनी बात को बड़ा रखता है, लेकिन आप मेरे मेहमान है, मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूं। मान लीजिए आपकी बात ठीक है, मैं इस मुद्दे को छोड़ देता हूं। तो सर हार की जिम्मेदारी लेंगे कि सरकार ने विकास नहीं किया, सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, कृषि कानून के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बड़ौदा में आपने 6 साल तक कुछ नहीं किया, फिर ये मान लीजिए। सर एक बात तो माननी पड़ेगी सर, चलिए मैंने आपकी बात मान ली तो अब ये मान लीजिए। मैं आपको सरकार के खिलाफ गुस्से का मैं उत्तर दे रहा हूं ना। देखो जयप्रकाश, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा उत्तर मेरा होगा, वो आपके अनुरूप होगा, आपके सोच के अनुकूल होगा। मैं आपकी बात मान रहा हूं, इतना तो मान लीजिए ना कि बीजेपी ने बड़ौदा में काम नहीं किया। मैं उत्तर दे रहा हूं ना भाई। अच्छा, मैं उत्तर तो दे रहा हूं ना, मेरा उत्तर तो सुनेंगे कि आप पहले जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द डालेंगे। अरे बात तो सुनो जयप्रकाश, मैं मान रहा हूं, सुनो अब मेरी बात सुनना। यदि सरकार के बरखिलाफ और कृषि कानूनों के बरखिलाफ निर्णय आता तो बिहार, तो गुजरात के अंदर 8 से 8 सीटें ना जीतते बाई इलेक्शन की, यूपी के अंदर 7 में से 6 ना जीतते, मध्य प्रदेश के अंदर 28 में से 23 ना जीतते, और पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ना बनते बिहार के अंदर। ये सरकार के फेवर में है। ये रमनीक मान साहब आप भूल गए, रमनीक मान साहब फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गलत दिशा में, चौथी बार ज्यादा कृषि कानून के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ सर सबसे ज्यादा हल्ला जो हो रहा था रमनीक मान साहब, कृषि कानून के खिलाफ जो हल्ला हुआ था वो पंजाब और हरियाणा में। सर पंजाब और हरियाणा में ज्यादा हल्ला हुआ है, उसमें आप फेल हो गए, यहाँ नहीं समझा पाए किसानों को। सुनो अरे चलिए मैं आपको, चलिए मैंने आपसे क्या कहा था,
जो मैंने आपको कविता का पहला स्टैंजा सुनाया उसकी आखिरी पंक्ति थी, देखें आगे क्या होता है। तो अभी 22 में पंजाब के अंदर चुनाव है, कांग्रेस का क्या हाल होगा आप देख लेना, और 24 में हमारे चुनाव, जब आम चुनाव आएंगे हरियाणा के, तब देख लेंगे। आप इस बात को क्यों इसी पे बात करूंगा सर। 24 में बात करने जा रहा हूं। रमेश बाबल साहब, और ओपिनियन रमेश बाबल साहब उपचुनाव हार गए, 24 का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। रमेश बाबल साहब, अरे ख्वाब नहीं देख रहे, पुनः आएंगे भाई, ख्वाब देख रहे हैं हम, पुनः आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनेगी। बामन साहब को भी जोड़ लेते हैं सर। जयप्रकाश जी, हेलो जयप्रकाश जी, आपको आवाज आती है मेरी? मिल पा रही है, रखिए सर बात अपनी। जयप्रकाश जी, जो आपने बात मुझ से शुरुआत करी थी, आई एम आल्सो इन जॉली मूड, मैं उसका जवाब देता हूँ। मान साहब को उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। मुझ का सवाल तो ये बिल्कुल आपने ठीक उठाया था, क्योंकि ये जो इलेक्शन था बड़ौदा उपचुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी की मुझ का सवाल था, ना कि मान साहब का। तो वो तो वैसे ही सीरियसली ले गए इसको, ये तो एक जोरली मूड में आपने क्वेश्चन पुट किया था। दूसरा ये कि जो जवाब दिया है जनता ने, ये 3 काले अध्यादेश थे, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देखिए, विकास नाम कोई चीज नहीं है, ऐसे जुमले सुनाने से कोई चीज सच नहीं साबित हो जाती। रही बात पंजाब और हरियाणा की, सबसे ज्यादा जो एजिटेशन है, जो सफरर थे जो लोग, वो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, और जो एजिटेशन है कंटिन्यू रहेंगे, और हम कंटिन्यू किसानों को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक ये अध्यादेश वापिस नहीं हो जाते। तो ये जब एक 2 पार्टियों का वोट बैंक था, जनता, इस जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का, पहले ये 4400 वोटों से हारे थे, अब की बार डबल से भी ज्यादा हो गया, और ये दोनों का गठबंधन भी हो गया। और जो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, जब भी माननीय अदालत कोई फैसला देती है 100 पेज की प्लीडिंग होती है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। 100 पेज की प्लीडिंग में 2 लाइन काम की होती है, जिससे फैसला पलट जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज 2 लाइनें दी है, कि बीजेपी की सपोर्ट नहीं थी या जितने की वर्डिंग की है, आपने वो 2 लाइनें ठीक उठाई है। मीडिया का जो काम है ना, 2 की डिबेट में जो नहीं बामन साहब, ये तो 2024 का ख्वाब देख रहे हैं, फिर कांग्रेस ख्वाब ना देखे। 100% पटखनी देंगे बहुत अच्छे तरीके से, पटखनी। सवाल इनको मैं सर मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछ लूं जयप्रकाश, यदि अनुमति हो तो? बिल्कुल मान साहब, पूछिए। चलिए, आप ये बताइए बामन साहब, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, उम्र दराज आदमी हैं, तजर्बा आपके चेहरे के और आपकी मूंछों के रंग से, आपके बालों के रंग से पता लग रहा है, झलक रहा है। इस कांग्रेस की जो, मेरे को प्रश्न पूछने दीजिए, ये कांग्रेस की जो जीत है, इसका श्रेय सर इस कांग्रेस की जीत का, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज माय टाइम सर, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। इस कांग्रेस की जीत का जो श्रेय है वो भूपेंद्र हुड्डा को देंगे, दीपेंद्र हुड्डा को देंगे, भालू को देंगे, बड़ौदा की जनता को देंगे, या जैसा कि बंसल जी ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा इसलिए जीत गए, या जो आपने भ्रांति फैलाई उसको देंगे, या कुमारी शैलजा जो आपकी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको देंगे, जिनको दीपेंद्र ने अपनी स्टेज से नीचे उतार दिया? बताइए किसको देंगे श्रेय इस बात का? ठीक है बामन साहब, जवाब दे दीजिए, फिर मैं रमनीकांत साहब से सवाल पूछ लूंगा। ये कोई मुद्दा है कि किसको वोट देंगे? ये चलती रहती है बातें, आप अपनी बात करिए कि आपको जनता ना। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे पूछने का कारण है बामन साहब, क्योंकि इट हैज बिकम अ कॉमन नॉलेज, ये एक सामान्य ज्ञान का, एक जनरल नॉलेज का प्रश्न बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है तो कितने धड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि फूट है या नहीं है, ये तो निश्चित है कि आपकी पार्टी में फूट है, पर धड़े कितने हैं, और इन धड़ों में से आप किसको देंगे श्रेय? भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, भालू को, बड़ौदा की जनता को, या कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी को, बंसल जी को, या कुमारी शैलजा को, किसको देंगे श्रेय आप? सर ये बड़ौदा की जनता को, कांग्रेस पार्टी को, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी को, हमारे क्या नाम है विवेक बंसल जी को, प्रभारी जी को। ठीक है सर, ठीक है बामन साहब, ठीक है, आपकी बात होगी। हाँ, ये मैं यही सुनना चाहता था। हाँ,
मैं यही सुनना चाहता था, मुझे पता था आप ये उत्तर देंगे, मैं यही सुनना चाहता था। तो ये बताइए कि भालू ने यूं क्यों कहा कि ये दीपेंद्र हुड्डा की जीत है, ये और किसी की जीत नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा की जीत है, मैं जीत का श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को देता हूं। कहां गए राहुल गांधी, कहां गई कुमारी सैलजा, कहां गए बंसल? बताइए, आपका जीता हुआ कैंडिडेट तो उसने तो ये भी नहीं कहा कि मैं बड़ौदा की जनता का धन्यवाद करता हूं मुझे जिता के भेजने के लिए। देखो कल के बयान उठा के सुनो, आपको पता लग जाएगा। मैं चाहता था, ये ट्रिक क्वेश्चन था सर। एक ट्रिक मैं भी पूछ लेता हूं। मामल साहब हो गए, मामल साहब आपकी बात हो गई। मान साहब एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लो ना। अरे इनसे उत्तर तो लो पहले, जेपी नहीं उत्तर दे। चलिए मैं दूंगा उत्तर, पहले इनसे इस बात का उत्तर लो दो। मामल साहब उत्तर दे दीजिए। ये देखो, ये फिक्स मैच नहीं चलेगा भाई। चलिए फिक्स पहले उत्तर लेने दो ना मेरे को। नहीं मामल साहब, मेरे को भी तो कुछ श्रेय दो यार। हमको भी 16-17 साल हो गए यार राजनीति में घिसते घिसते। हमको एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो देने दो। मामल साहब जवाब जो आपका नवनिर्वाचित एमएलए है बड़ौदा से, जो जिसके विषय में आज डिबेट हो रहा है, सर उसने जब कह दिया कि मैं श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को देता हूं और किसी को नहीं, तो बताओ उस बात का क्या उत्तर है? टिकट अगर भालू को मिली तो हुड्डा साहब और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने तो वकालत की होगी, तभी तो मिली होगी ना। ये सब प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए ना मामल साहब जवाब दे रहे, सुन लेते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। हाँ। भालू जी को देना ये पार्टी का काम, कोई एक आदमी टिकट नहीं देता। ये हमारे प्रभारी और कुमारी सैलजा जी के फिर जिताने का काम एक आदमी करता है। ये हुड्डा साहब भी थे, सुरजेवाला साहब भी थे, अभी पूरी टीम ने इनको टिकट दिया। सुरजेवाला साहब तो बिहार में मार खा के आए हैं भाई। अरे सुरजेवाला साहब तो अभी ताजी बिहार से कल मार खा के आए हैं। बात क्या कर रहे हैं सुरजेवाला साहब की? और अगर ऐसी बात थी तो ये बात पहले भालू को समझाओ कि ये पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, बड़ौदा की जनता की जीत है। उसने तो बोला दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। रमनीक जी रुकिएगा, भाग सिंह जी रुकिए और बामल साहब रुकिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं फौरन लौट रहा हूं, फिर चर्चा करूंगा और फिर मैं मान साहब से एक सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम लौट आए और चर्चा कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट बड़ौदा उपचुनाव में जो हार हुई है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और मान साहब का रुख कर लेता हूं। मान साहब, एक बड़ा सवाल आपने पूछ लिया कांग्रेस से, लेकिन मेरा भी और जनता भी जानना चाहती होगी सर, बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन? सीएम साहब या आपके प्रदेश अध्यक्ष या फिर जेजेपी पर ठीकरा फोड़ेंगे सर? अरे भाई हमारी तो गेन हुई है भाई। हाँ। कौन कहता हार हुई है? सर जिम्मेदार कौन हार का? वोट शेयर बढ़ा। सर जिम्मेदार कौन? 13,000 वोट हमने अधिक सर जिम्मेदार कौन हार का? कहता है भाई रमनीक मान साहब जिम्मेदार? अरे मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मैं जिम्मेवार हूं। आप छोड़ो ना। नहीं, अरे हमने 13,000 कोई नहीं लेगा जिम्मेदारी। जिम्मेवार हूं, हमारा 10% वोट शेयर बढ़ा, मैं जिम्मेवार हूं। ठीक है। अरे मैं हूं ना जिम्मेवार। अकेले रमनीक मान है क्या? 13,000 वोट फालतू पड़ गए, मैं तो लेता हूं इस बात का श्रेय, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। सीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं, 13,000 वोट फालतू पड़े, धनखड़ साहब की जिम्मेदारी नहीं पूछने वाली। अरे हमारा अब देखिए, कांग्रेस पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार भाग सिंह दमदमा साहब, हमने अपना जो बीजेपी जेजेपी की हार हुई है बड़ौदा में, भाग सिंह जी कौन है इसका जिम्मेदार? 1000 वोट फालतू लिए। भाग सिंह जी कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार सर? गठबंधन की हार है। देखिए मैंने शुरू में भी जयप्रकाश जी, देखिए गठबंधन ने पूरी मेहनत से और शिद्दत से ये चुनाव लड़ा और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पूरी तालमेल के साथ कार्य किया। लेकिन जो बड़ौदा की जनता था, लोकतंत्र की मैं पहले भी कह चुका हूं कि यही एक खूबसूरती है कि वजह तो रही होगी ना, सरकार का फेलियर रहा, विश्वास या जेजेपी ने साथ नहीं दिया, वजह जयप्रकाश जी वोट बड़ी है। आप देखिए यदि सरकार के खिलाफ कोई बात होती तो वोट और कम होती। वोट लेके सोते रहिए। 37,000 से भी कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो जाए 2024 में सरकार बना ले जाए। देखिए आप वोट लेके खुश होते रहिए। जेपी जी हर चीज का एनालिसिस किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? जब वोट बढ़ती है कदम बाय कदम, हर उम्मीदवार बढ़ता है, हर पार्टी राइज करती है। डिप्टी सीएम तो जब कहीं से शुरुआत जीरो से सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं मैं चंडीगढ़ में ही जवाब दूंगा। वो तो जवाब दे ही नहीं पा रहे। डिप्टी सीएम साहब तो जवाब दे ही नहीं पा रहे। देखिए वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चलिए सर, चिंतन और मंथन की जरूरत है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट आने लगे हैं और इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।